नमस्कार, मैं वी.डी. अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स पेयर चार्टर के ऊपर। विभाग ने एक चार्टर इशू किया है अपने अधिकारियों के लिए। हालांकि ये चार्टर पुराना है, लेकिन इस बिल के अंदर जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसमें इसको एनफोर्स करेंगे। तो इस चार्टर के मुख्य बिंदु ये हैं कि विभाग के द्वारा जो विभाग का कार्य है उसको इस ढंग से बनाया जाए ताकि करदाता को असुविधा ना हो और करदाता को उचित मान और सहयोग दिया जाए। तो इस तरीके से ये चार्टर बनाया है और डिपार्टमेंट इज़ कमिटेड टू फॉलो दिस चार्टर। जहाँ तक चार्टर को फॉलो करने का सवाल है, ये चार्टर तो अधिकारियों ने फॉलो करना है। मिनिस्ट्री एडवाइस कर सकती है, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके मुख्य बिंदु हैं, उसको मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड फेयर, courteous and reasonable treatment to whom? To the assessee. By whom? By the department to the assessee. डिपार्टमेंट की ये इच्छा है कि डिपार्टमेंट shall provide prompt, courteous and professional assistance in all dealing with the taxpayer. यदि आपने अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है, आपने कोई क्लैरिफिकेशन लेना है या कोई सर्टिफिकेट इशू कराना है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इशू हैं उन सब को डिपार्टमेंट उन सारे इशू को एक फेयर तरीके से डील करे, कर्टियस भी रहे और रीज़नेबल ट्रीटमेंट दे। जैसे मैंने अभी कहा था कि ये सारा काम करना है अधिकारियों द्वारा, और जो अधिकारी इतने वर्षों से जो व्यवहार कर रहे हैं जिस तरीके का, क्या वो अपने को चेंज कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि हम ये देखें कि विभाग के पास जब से ये फेसलेस असेसमेंट हुआ है, जब से डिपार्टमेंट के पास असेसिंग ऑफिसर के पास कोई विशेष काम नहीं होता, क्योंकि असेसमेंट तो चला गया, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन हैं या अपील अफेक्ट हैं या स्टे ऑफ डिमांड हैं, वो जो इशू हैं वो बहुत लंबे समय तक फाइलों में पड़े रहते हैं और वो डिस्पोजल नहीं होते। तो इसको देखना होगा कि विभाग इसको कैसे करेगी। दूसरा जो इशू है, जैसे डिपार्टमेंट की एक मानस बन जाता है कि जो करदाता है वो ईमानदार नहीं है। तो विभाग का ये कहना है कि डिपार्टमेंट को ये चाहिए और वो ये ट्रीट करे डेट टैक्स पेयर इज़ ऑनेस्ट। जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि टैक्स पेयर ने कुछ हेराफेरी की है, तो डिपार्टमेंट जो है, द डिपार्टमेंट शैल ट्रीट एवरी टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट अनलेस देयर इज़ ए रीज़न टू बिलीव और अदरवाइज। जबकि आज की तारीख में उल्टा है, कहते हैं कि असेसी तो ऐसा करता ही है। तो ये एक अप्रोच का फ़र्क है और डिपार्टमेंट को अप्रोच को चेंज करना होगा। आज की तारीख में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ द टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, लोग वॉलंटरी टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का कलेक्शन भी यदि हम कंपेयर करें पिछले डिकेड में, हर साल टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। तो इसलिए यदि हम असेसी को ऑनेस्ट मानेंगे तो उसका डिपार्टमेंट पे भी फेथ पड़ेगा और वो अच्छा कर देगा। प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर अपील एंड रिव्यू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जो डिस्प्यूट्स हैं जो अपील में हैं या रिविजन्स में हैं जो सीआईटी के पास पड़े हुए हैं, हम देखें फेसलेस जब से हुआ है अपील का डिस्पोजल नहीं हो रहा। अपील का डिस्पोजल ना होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि प्लीडिंग्स इतनी बड़ी होती हैं कि सीआईटी अपील ये महसूस नहीं कर पा रहा कि भाई मैं जो ऑर्डर पास कर रहा हूँ उससे मैं करदाता को न्याय दे पा रहा हूँ, क्योंकि देयर इज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और
जो चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इशू होते हैं जो कि हम आमने सामने बैठ के बात करें तो बहुत जल्दी समझी जा सकती है, और जो राइटिंग में दे रहे हैं, कभी करदाता कुछ कहना चाहता है लेकिन जो अपलेट अथॉरिटी है वो उसको दूसरे से समझती है। तो इस तरीके से जो अपील का मैकेनिज्म है इसको सरकार को देखना होगा, और कम से कम फेसलेस मैकेनिज्म में ही काम हो, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यदि इसकी हियरिंग की प्रोविज़न कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से अपील का डिस्पोजल भी फास्ट होगा और असेसी को एक न्याय मिल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, उसके कारण ही हम देखें डेटा, गवर्नमेंट के पास डेटा है और दे कैन एनालिसिस हिमसेल्फ दैट कितनी अपीलें पेंडिंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये चार्टर का पार्ट है और ये इंस्ट्रक्शन है कि डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर फुलफिलिंग कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ। समटाइम्स क्या होता है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं और उससे कंप्लाइंस में दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोवाइड द टाइमली डिसीजन। इट इज़ ए वेरी बिग इशू। हम देखते हैं कि जब 31 मार्च होता है, जब टाइम बारिंग होती है, सारा डिपार्टमेंट लगा रहता है, असेसिंग ऑफिसर लगा रहता है, असेसी को बार बार नोटिस है जाते हैं, लेकिन पूरे साल में हम देखें तो देयर इज़ नो एलोकेशन ऑफ द वर्क। तो टाइमली डिसीजन जब डिपार्टमेंट बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम बारिंग पर असेसमेंट करता है या डिस्पोजल करता है तो वो कैसे टाइमली डिसीजन दे सकता है। तो देर इज ए नीड, although it is given in the charter, what there is need to issue the direction to the department officers that they should comply, take the decision timely and should not wait for the last date for the disposal. It is बहुत important है। और नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। असेसी टैक्स देता है, अपीलें होती हैं, कभी गलती से टैक्स फालतू भी जमा हो जाता है, कभी अपील इफेक्ट के बाद रिफ़ंड मिलता है, लेकिन जो कलेक्शन है टैक्स का और जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको डिपार्टमेंट को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। हम प्रैक्टिकली देखें, जब से फेसलेस नहीं था तो दे आर लॉट ऑफ डिमांड आउटस्टैंडिंग इन मैनुअल रिकॉर्ड जो कि सिस्टम में अभी तक चढ़ी नहीं, लेकिन जब भी असेसी का रिफंड होता है तो पुरानी आउटस्टैंडिंग वो पेबल नहीं है असेसी को, और असेसी हैज़ मेड इन सेपरल कम्युनिकेशन टू द डिपार्टमेंट कि भाई ये डिमांड पेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिफ़ंड से एडजस्ट होती है। तो सीपीसी सुनने वाला नहीं, जवाब कोई आता नहीं, और डिपार्टमेंट में अप्रोच करो वहाँ जवाब मिलता है कि सीपीसी करेगी। तो ये कहना तो बड़ा आसान है, लिख तो बड़ा दिया, कलेक्ट एंड द करेक्ट अमाउंट टैक्स, बट व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, हाउ द डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग टू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिपार्टमेंट इज टू टेक द व्यू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन द नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जहाँ तक समझता हूँ द डिपार्टमेंट विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड नो मोर institutive than necessary in an inquiry, examination और enforcement of action। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट प्राइवेसी मेंटेन करता है। अनटिल अदरवाइज किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, प्राइवेसी लीक नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और डिपार्टमेंट इस पर अच्छा काम करता है। पॉइंट नंबर 8 डेट द मेंटेन ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो उसी का पार्ट है जो अभी मैंने डिस्कस किया था, और ये भी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट होल्ड इट्स अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल। यदि हिंदुस्तान में ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बना लिया गया तो सारी समस्या समाधान हो जाएगी। ये होता नहीं है, हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आज किस फाइल पर, किस टेबल पर क्या चीज़ पेंडिंग है और वो क्यों नहीं हो रही, नोबडी इज अकाउंटेबल। तो डिपार्टमेंट इज नीड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग वे आउट
टू मेक द अकाउंटेबल द ऑफिसर्स। यदि इसको तरीके से बना लिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों को बहुत समय मिलेगा। इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इट इज़ वाट एवर इज रिटेन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस। इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस, इसका मतलब ये है कि करदाता को जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपने चुनने की चॉइस होनी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, आज की तारीख में भी ऐसा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा आता है कि डिपार्टमेंट रिकमेंड कर देता है, ऑफिसर्स रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अपने इसको आप अपॉइंट कर लो। तो मेरे ख्याल से ऐसा डिपार्टमेंट में है नहीं। ये जो पॉइंट लिया गया है चार्टर में, तो कोई कंप्लेंट्स होंगी, कोई ऐसी चीज़ होंगी जिसके कारण इसको इंक्लूड किया है। अदरवाइज एसएससी हैज़ फुल राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। और जैसा चार्टर में लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट शैल अलाउ एवरी टैक्स पेयर टू चूज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चॉइस एंड इट इज़ द चॉइस ऑफ द असेसी हिमसेल्फ। प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू लॉन्च कंप्लेंट। हर सरकारी व्यवस्था में हर जगह शिकायत होती हैं और शिकायतों को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म बनता है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें कंप्लेंट को बहुत क्विकली डिस्पोज ऑफ करता है, और सबसे बड़ी क्रेडिटेबल एजेंसी है वो है सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस। वहाँ उन्होंने जो सिस्टम बना रखा है कंप्लेंट रिजोल्यूशन का, सेम सिस्टम विल आल्सो बी अडॉप्टेड हियर। वहाँ एवरी फोर्टनाइटली कोई भी कंप्लेंट है वो 15 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाती है, और वहाँ भी बहुत बड़ा दायरा है। आज जो इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या भी जितने टैक्स पेयर हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम है वो एप्रिसिएटेबल है, और ऐसा ही सिस्टम डिपार्टमेंट को डेवलप करना चाहिए ताकि कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जा सके। प्रोवाइड एंड फेयर एंड जस्ट सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी कहा है, द डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइड ए फेयर एंड इम्पार्शियल सिस्टम एंड रिजॉल्व द टैक्स इशू इन ए टाइम बाउंड मैनर। ये सब उसी की कड़ियाँ हैं जो हम कंप्लेंट की बात कर रहे हैं और टाइमली डिस्पोजल की बात कर रहे हैं। ये भी उसी का एक कड़ी है। और मोटी मोटी बात यह है कि डिपार्टमेंट को एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ऑफिसर मस्ट बी इन डिसिप्लिन, और वो यदि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हों। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अपने काम के प्रति यदि ऑफिसर जिम्मेदार हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट इशू है पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट पेरिडिकली। ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है, एंड डिपार्टमेंट इसको क्या रिपोर्टें बनाता है, क्या पब्लिश करता है, और उससे जनमानस को क्या सूचनाएं मिलेंगी, क्या लाभ होगा। ये अभी इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ने चार्टर में ले रखा है, तो निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस। आज हम देखते हैं कि टैक्स पेयर की कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। एक कंपनी है, उसकी कंप्लाइंस देखो, नॉट द इनकम टैक्स साइड, इनकम टैक्स की तो कंप्लाइंस कॉस्ट कम है यदि हम कंपेयर करें दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी से। जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज हैं, उसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस कम हैं। और इसके जो अपील की फ़ीस है, इंस्पेक्शन की फ़ीस है, कॉपीज़ की फ़ीस है, वो भी बहुत रीजनेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी लिटिगेशन बहुत महंगा है। आज अपीलों में जाते हैं, उसकी भी लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो कहने का मतलब ये है कि जो काम असेसिंग ऑफिस के लेवल पे हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस को कम करेगी। यदि वो अननेसेसरी लिटिगेशन हो रहा है, ये जानते हुए भी कि ये एडिशन किया जा रहा है और ये एडिशन अपील में जाकर छूट जाएगा,
लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर एडिशन करता है। कहना होता है कि भाई ऊपर से डायरेक्शंस हैं। तो ये जो चीज़ हैं, असेसिंग ऑफिसर को फ्री हैंड होना चाहिए। उनको जो चीज़ सही है उनको सही काम करने की सुविधा होनी चाहिए। और हर छोटी चीज़ पर एक इस्टेब्लिश्ड है, एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई तो उस पर बार बार एडिशन करना, बार बार अपील में जाना, तो उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इसको निश्चित रूप से, जैसे अभी कर से विवाद से समाधान स्कीम लेके आए, बड़ा अच्छा स्टेप था कि भाई कम से कम कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो रही है, लिटिगेशन कॉस्ट कम बन रही है। इसी लाइन पर तो कॉस्ट जब भी रिड्यूस हो सकेगी जब कंप्लाइंस ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर राशनल करेगा और अपनी जिम्मेदारी लेकर डिसीजन लेगा। आज उसको डर लगता है कि मैंने ये कर दिया तो मेरे हाई अप्स मुझे खा जाएंगे, तो इसलिए इसको देखने की दरकार है। अब जहाँ तक सरकार का सवाल है कि भाई सरकार क्या चार्टर होना चाहिए और कैसे करदाताओं को डील करना चाहिए, उसी तरीके से करदाताओं को अभी एक ड्यूटी बनती है विभाग के प्रति। और वो ड्यूटी क्या है, जो ड्यूटी है वो चार्टर में जो डिफ़ाइन की है, बी ऑनेस्ट एंड द कंप्लाइंट। हर करदाता को जो अपनी रिटर्न भर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उसको ईमानदारी से अपना आयकर देना चाहिए। इसमें जो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फालतू के खर्चे डालना, बोकस खर्चे डालना, सही इनकम को ना दिखाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अवॉइड करनी चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी है कि एक कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब बार बार आप करते जाओगे, कभी ना तो कभी पकड़े जाओगे, और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है जो कि बियरेबल नहीं होती। तो इसलिए करदाता को ऑनेस्ट होना चाहिए और टाइमली कंप्लाइंस करनी चाहिए। जैसे रिटर्न है, रिटर्न जो है टाइम पे भरें। वी शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट टाइम कि लास्ट डे है उसी दिन में रिटर्न भरनी है। उससे रिटर्न भरने से क्या होता है, गलतियां बहुत होती हैं, डिपार्टमेंट का सर्वर भी स्लो हो जाता है, और प्रोफेशनल्स के पास भी अब टाइम नहीं होता, हड़बड़ी में काम होते हैं, बहुत सारे क्लेम रह जाते हैं, बहुत सारी गलत रिटर्न चली जाती है। तो बी ऑनेस्ट और कंप्लाइंस भी टाइमली करने चाहिए। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, द टैक्स पेयर बी इन्फॉर्म। जो टैक्स पेयर है उसको अपनी ऑब्लिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए। टैक्स पेयर इज एक्सेप्टेड टू अवेयर ऑफ हिज कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ एंड सीक हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट इफ़ नीडेड। मतलब उसको क्या करना है, कब उसने टीडीएस जमा करना है, कब रिटर्न फाइल करनी है, और कब कब क्या करना है, उसको पता होना चाहिए। और यदि वो टेक्निकल कोई असिस्टेंस चाहे तो डिपार्टमेंट से ही ले सकता है। नेक्स्ट, कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड। जैसे मैंने बताया कि करदाता को ईमानदार होना चाहिए, अपना रिकॉर्ड ठीक रखना चाहिए, और अपने जो खाते बना रहे हैं वो खाते इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपका सही प्रॉफिट डिटरमाइन हो सके, सही टैक्स लायबिलिटी निकल सके, और रिकॉर्ड वो मेंटेन करना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि आप रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम से कम हो सकती है। हैंकी पैंकी रिकॉर्ड रखने से जो आपकी जेन्युइन चीज़ है वो भी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है टू नो व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन बिहाफ। ऐसा देखने आया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी करदाताओं को भ्रमित करता है। तो वो आपके प्रति ईमानदारी से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको सही जानकारी दे रहा है, नहीं दे रहा, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना प्रोफेशनल उसके अंदर एथिक्स है, तो ये असेसी को खुद ही मेजर करना होगा। रेस्पॉन्ड इन टाइम, बहुत सारे नोटिस आते हैं, जैसे 133(6) का नोटिस है, 131 का नोटिस है, 131(2)(a) का नोटिस है। इनमें एक डेट होती है और उन डेट के अंदर ही उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि आपको पेनल्टी लगने से बचेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट का भी एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है जबकि उनको रिपोर्ट बनानी होती है, तो इसलिए इसकी कंप्लाइंस भी टाइम करनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द डिपार्टमेंट कंसर्न, कि आप टैक्स का पेमेंट टाइम पे करें। जैसे एडवांस टैक्स की पेमेंट है, क्वार्टरली पेमेंट करना है,
सेल्फ असेसमेंट का पेमेंट रिटर्न फाइल करने से करना है, TDS का पेमेंट अगले महीने की 7 तारीख तक करना है। तो ये जो भी पेमेंट है वो आप टाइम पे करें। इससे करने में आपको भी सुविधा होगी, आपका ब्याज भी बचेगा, पेनल्टी बचेगी और डिपार्टमेंट का बजट भी ठीक बनेगा। तो एक चार्टर जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है बड़ा अच्छा है। तो दोनों के पास है, असेसी की भी जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट को भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये आपको उपयोगी होगा। यदि इसमें कोई भी क्लैरिटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल पे बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।